उनके मामले में जो टेक्नोलॉजी के मामले में है वो काफ़ी ज़्यादा इजाफा हुआ है। और अब जैसे जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ये आएगी तो वहाँ पर और ज़्यादा पॉजिटिव इसमें मैं संभावनाएं देखता हूँ सर। ओके। आपने लिखा है कि आपको वॉकिंग पसंद है। जी सर। पॉलिटिकल साइंस आपका विषय है। जी सर। हमें राजनीतिक तौर पर कई महत्वपूर्ण यात्राएं अपने इतिहास में देखने को मिलती हैं। जी सर। दांडी यात्रा की बात सब लोग जानते ही हैं। आडवाणी जी की रथ यात्रा की बात की जाती है। हाल फिलहाल में माननीय राहुल गांधी जी की जो भारत जोड़ो यात्रा है वो भी दिखाई देती है। मैं चाहता हूँ कि पॉलिटिकल साइंस के विद्यार्थी के तौर पर आप इन 3 यात्राओं की तुलना करें और मुझे बताएं कि राजनीतिक तौर पर ये यात्राएं इस देश में लगातार महत्वपूर्ण क्यों बनी रहती हैं। सर सबसे पहले मैं दांडी यात्रा की बात करूं तो दांडी यात्रा एक प्रतीकात्मक यात्रा महात्मा गांधी जी ने नमक कानून को तोड़ने के लिए की थी, जिसका उद्देश्य ये था कि हम आप जो ब्रिटिश शासन है उसके उन नियमों का हम पालन नहीं करेंगे जो हमारे जीवन स्तर को, जो नमक सबसे ज़्यादा काम में घर में लिया जाता है, तो जीवन स्तर को इतने बड़े लेवल पर प्रभावित करते हों उनको हम आंख बंद करके नहीं मानेंगे। सेकंड जो बात करें लाल कृष्ण आडवाणी जी की जो रथ यात्रा थी, वो रथ यात्रा थोड़ी सी डिस्प्यूटेड थी। उनकी गिरफ्तारी भी बाद में बिहार राज्य में हुई थी। तो मैं ये मानता हूँ कि उस यात्रा में कुछ पार्टी के उद्देश्य भी उनके शामिल थे और निश्चित रूप से जनता भी अपने एक उद्देश्य को लेकर उनके साथ जुड़ी हुई थी, तो दोनों बातें उसमें शामिल थी। तीसरी बात करें राहुल गांधी जी की जो भारत जोड़ो यात्रा है, उसमें भी ये बात देखने को मिलती है कि निश्चित रूप से आगे लोकसभा चुनाव आने वाले हैं, तो उनका पार्टी का एक लोगों को अपने साथ एकजुट करने का उद्देश्य है ही, और निश्चित रूप से उनके पास कुछ मुद्दे भी हैं जो जेन्युइन भी हैं, उनको लेकर भी वो सरकार के सामने अपनी बात पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं और जनता भी उनसे जुड़ रही है। ठीक है। अभी पिछले कुछ सालों से लगातार भारत पर अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियां, बॉडीज़ बार बार भारत में लोकतंत्र की स्थिति को लेकर चिंता व्यक्त करती रही। बार बार कहा गया कि भारत में फ्रीडम ऑफ स्पीच को लेकर, माइनॉरिटीज़ को लेकर, दूसरी चीज़ों को लेकर कहा गया कि भारत में लोकतंत्र की स्थिति थोड़ा सा अंतर्राष्ट्रीय एजेंसीज़ की नज़र में, क्योंकि भारत सरकार और भारतीय मीडिया इत्यादि हमेशा इसको काउंटर करता रहा है। मुझे बताइए कि जो अलग अलग NGOs और एजेंसीज़ पर FCRA के प्रतिबंध लगाए गए और अंतर्राष्ट्रीय छवि में भारत के लोकतंत्र पर सवाल उठाए गए, इन दोनों के बीच क्या रिलेशनशिप है, और अगर ये FCRA प्रतिबंध जारी रहते हैं तो क्या हमें मानना चाहिए कि अंतर्राष्ट्रीय छवि जो है हमारी और ख़राब होती जाएगी। जी सर, सबसे पहले मैं इस आरोप पर यह बताना चाहूँगा कि जो आरोप होते हैं वो बहुत सारी चीज़ों पर आधारित होते हैं। तो भारत में ऐसी स्थिति नहीं है, और जैसा कि भारत सरकार ने भी बार बार कहा कि उन एजेंसियों की जो रेटिंग, जिस तरह से वो टिप्पणियां करते हैं, रेटिंग देते हैं, तो वो भी एक वो मानक नहीं है जिसे हम स्वीकार करें और वो ही अंतिम रूप से ऐसी बात हो। सेकंड सर, अगर मैं मानता हूँ कि अगर कहीं ना कहीं इस तरह की छवि अगर बनती है तो निश्चित रूप से उसके लिए पॉजिटिव प्रयास किए जाने चाहिए सरकारी स्तर पर, और जहाँ भी इस तरह की समस्याएं दिखती हैं उसी स्तर पर। ठीक, थैंक यू।